करने वाले हैं और हमने इन क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में लिया है और करीब करीब आपको इस क्लास के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे वे में हमने इसको बनाने का प्रयास किया है और तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यस, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किस प्रकार से काम करता है और इसे कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में आपको पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी हम दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं कि सेल डिवीजन किस प्रकार से काम करता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है दोस्तों, सेल डिवीजन को यानी कोशिका अपने आप को डिवाइड करने के लिए दो रूपों में इसको बांटा जाता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ध्यान रखना है, समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। याद रखना है, सम यानी जहां पर एक शरीर से विभाजन होगा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है, जब कभी भी बात करेंगे विभाजन की, एक शरीर से होगा, यानी उसमें अलग अलग जो है वो मेल फीमेल पार्ट नहीं होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए जो माइटोसिस होगा यह एक अलैंगिक प्रजनन है। ध्यान रखना है, हर लाइन अपने आप में एक पुराने पेपर का क्वेश्चन है, यह एक अलैंगिक प्रजनन। इंग्लिश में इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहां पर नर मादा का कोई भेद नहीं होता है। तो इसको हम अगली लाइन में यहां सेपरेट कर सकते हैं। इसमें नर मादा कोशिकाओं में कोई भेद नहीं होता है, मेल फीमेल डिफरेंट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इनके जो एकदम सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता है और इस विभाजन में जननांग उपस्थित नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? जहां भी नाम आ जाए आप लोगों को याद रखना, सिंपली समसूत्री, इंग्लिश में माइटोसिस में सेक्स ऑर्गन्स नहीं होगा। ध्यान रखना है, सेक्स ऑर्गन्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यह जो विभाजन होता है, दिस डिवीजन इज वेरी फास्ट, काफी तेजी से होता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि जो माइटोसिस है वो फास्ट होता है या स्लो होता है, इट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू मियोसिस। क्लियर हो गया? और इसमें जो डॉटर सेल्स आते हैं यानी जो नई कोशिकाएं होती हैं, आपको एक बात याद रखनी है, जो कभी भी वर्ड आ जाए आपको डॉटर सेल इंग्लिश में, तो यहां पर डॉटर सेल का मतलब कोई बेटी वाला या लड़के वाला या फिमेलिक पार्ट से नहीं है। जो भी नए सेल होते हैं, क्लियर, जो पेरेंटल सेल से नए सेल बन रहे हैं उनको हम यहां बोलते हैं डॉटर सेल। तो कभी भी एग्जाम में आप लोगों को आ जाए नए सेल मूल कोशिकाओं के काफी हद तक सिमिलर होंगे, यानी इनमें कोई बायोडाइवर्सिटी जो है वो नहीं वेरी करती है। आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन वर्ड पॉसिबल नहीं है। कभी भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इज हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकरण, इज पॉसिबल इन माइटोसिस डिवीजन, क्या माइटोसिस या समसूत्री में संकरण वर्ड पॉसिबल है, या क्रॉस ब्रीड जिसको कह देते हैं, क्या क्रॉस ब्रीड पॉसिबल है? नेवर। ये क्रॉस ब्रीड दोस्तों उसी में पॉसिबल होगा जिसके अंदर मेल और फीमेलिक पार्ट अलग अलग होगा, और अगर मेल और फीमेलिक पार्ट अलग अलग नहीं है दोस्तों तो फिर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहां पर एक बात आप लोग समझ में आ रहा होगा कि जो हम बात करते हैं जब कभी भी हमारे क्रॉप्स की, हमारे फसलों की, उनमें ज्यादातर जो चीजें हैं बढ़ रही हैं वो माइटोसिस में नहीं मियोसिस में आता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम अगली स्लाइड में ले रहे हैं। यस, इसके उदाहरण आ रहे हैं। तो कभी भी आपको पूछता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में नर और मादा का कोई भेद नहीं होता है। क्लियर हो गया? जैसे प्लेग है, प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है, और इसी प्रकार से और भी टाइफाइड है, और आपको डिप्थीरिया है, एंड वूपिंग कफ है जिसको कुत्ता खांसी कहते हैं। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया में कोई नर मादा पार्ट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से परजीवी, जिसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं, जैसे अमीबा एक परजीवी है, और जो हमें मलेरिया होता है, मलेरिया भी एक प्रकार का परजीवी प्लाज्मोडियम है वो। तो आप लोगों को याद रखना है इनमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे। इसी तरह वायरस, आपको पता है आजकल हम किस वायरस से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और बट नेवरदलेस कोई ना कोई इसका तोड़ जरूर निकल जाएगा। उस वायरस का नाम है कोविड-19। तो वो वायरस भी एक, जो कहें किस डिवीजन से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, वो बात करते हैं माइटोसिस। इसमें कोई नर मादा भेद नहीं है, इसमें कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि वायरस भी एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन से अपने आप को ग्रुप कर रहा है, एंड फंगाई या कवक भी माइटोसिस डिवीजन से बढ़ता है। नाउ अलग जो दूसरा विभाजन है, दूसरी कैटेगरी है, वो क्या है? अर्धसूत्री। नाम से क्लियर, इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। अर्ध यानी आधा आधा, जहां पर आधा जो शेयर पार्ट है वो मेल का है, आधा शेयर पार्ट फीमेल का है, नर और मादा।
तो जहां पर भी आपको मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप लोगों को याद रखना है मियोसिस डिवीजन जो होगा, मियोसिस डिवीजन जो है माइटोसिस का ठीक विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो एग्जाम में कभी भी आपको आ जाए कौन सा डिवीजन फास्ट है, तो आपने जो पहले अभी पढ़ा था वो माइटोसिस था, वो फास्ट था, तो इसका मतलब स्लो कौन सा है? मियोसिस स्लो है। इसी प्रकार से मैं आपको इसके बारे में कोई अलग चीज नहीं लिखवा रहा हूं, खाली आपकी जो पुरानी बातें हैं आपको वही रिवाइज करा रहा हूं और उससे इसको रिलेट करा रहा हूं। कभी एग्जाम में आपको आ जाए हाइब्रिडाइजेशन किस में पॉसिबल है, दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन अर्धसूत्री में संभव है, जिसको संकरण बोलते हैं, और इसमें नर मादा भेद होगा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है अर्धसूत्री विभाजन में डायवर्सिटी यानी विभिन्नताएं पाई जाएंगी, समसूत्री विभाजन में कोई भिन्नताएं पाई नहीं जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल देखकर आपको और क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल आपको पूछता है तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स, इसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल हो गया, और कोई भी एनिमल है, और इसमें बर्ड्स हैं, कोई पक्षी हैं, और पेड़ पौधे, और मनुष्य इसमें आ गया, ह्यूमन एंड इंसेक्ट। ध्यान रखना है इंसेक्ट के अंदर कोई बैक्टीरिया और वायरस है, लेकिन इंसेक्ट कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। एक बार आपको क्लियर कर दूं, हमें एनाफ्लीज मच्छर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर के अंदर कुछ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे एनाफ्लीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज, उसके अंदर एक प्रकार का परजीवी है जो हमें क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। इसी प्रकार से एडीज मच्छर है जो हमें क्या फैलाता है? डेंगू फैलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मच्छर से प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर के अंदर कोई वायरस, कोई इसके अंदर परजीवी या प्रोटोजोआ है जो हमें बीमार कर देता है। और मच्छर की अगर बात करें तो मच्छर के अंदर मेल फीमेल पार्ट है, यानी अपने सेल को ग्रो करने के लिए वो मियोसिस डिवीजन का सहारा लेता है। क्लियर हो गया? आप लोगों को याद रखना है वैसे हमारी बॉडी में ज्यादातर सेल जो भी होंगे मियोसिस डिवीजन से ग्रो अप करते हैं, बट जो इंजरी सेल होते हैं, चोट जब लगती है आप लोगों को, तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ड्यूरिंग इंजरी हम माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस दोनों डिवीजन के जरिए अपनी सेल ग्रोथ कराते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन भी दूंगा जहां आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि माइटोसिस है या मियोसिस है। क्लियर हो गया? नाउ अगली स्लाइड आ रही है, ये काफी हद तक रिलेट कर रहा है हमारे सेल डिवीजन को ही। कभी आपको आ जाए लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को, लिंग निर्धारण में कौन अहम भूमिका निभाता है, किस प्रकार से यह तय होता है। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि कोई संतान बेबी गर्ल, क्लियर हो गया, बेबी गर्ल लड़की है, तो माता के क्रोमोसोम होंगे 23, तो 22 जमा एक्स। याद रखना है जो लिंग निर्धारण होता है वो आखिरी क्रोमोसोम से होता है। तो 22 क्या थे हमें कोई मतलब नहीं है, पहले 22 क्या है हमें मतलब नहीं है। ध्यान रखना आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूं, माता से भी 23 क्रोमोसोम, पिता से भी 23 क्रोमोसोम, लेकिन हम कौन सा क्रोमोसोम देख रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग यहां पर वेटेज देने वाले हैं? आखिरी क्रोमोसोम। अगर माता का आखिरी क्रोमोसोम एक्स है और पिता का भी, ध्यान रखना है जेड लिखा है, ये ठीक कर लीजिएगा, एक्स है यहां पर भी, और पिता का भी एक्स है, तो आखिरी में एक्स और एक्स मिल रहा है, तो होने वाली संतान क्या होने वाली है? लड़की। क्लियर हो गया? तो आपको एग्जाम में आता है कि पिता का ये पेयर, माता का ये पेयर, तो आप लोगों को चाहे आप 22 जमा एक्स करके देख लीजिए, चाहे सिंपल एक्स एक्स लिख दीजिए, लड़की होने वाली है। क्लियर हो गया? और इसमें आपको एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा, अभी शायद आपने सुना हो, पीछे 1 साल पहले कुछ जो आपके जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है गवर्नमेंट ने उनमें बैन कर दिया था। कारण क्या था? ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर थे, इन लोगों ने, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, जो एंडोस्पर्म यानी एग जो तैयार होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो मां के गर्भ में नहीं होता है, बाहर होता है, और उसके बाद बना बनाया माइक्रोस्कोपिक एग, बहुत छोटा एग मां के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। बट ये एग बनाने से पहले शरारत करते थे। शरारत यानी वो लोग इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ लड़के के लिए उपयोग करते थे, यानी होने वाली संतान लड़का ही होगा, ऐसा वो लोग गारंटी लेते थे। कैसे गारंटी लेते थे? जब वो रैंडमली बाहर, क्लियर हो गया, पिता के स्पर्म और माता के ओवम को मिलाते थे, तो कई बार वो 22 जमा एक्स मिलता था, और कई बार वो 22 जमा एक्स और 22 जमा वाई मिलता था। और जिस पेयर में 22 जमा एक्स 22 जमा वाई मिलता था, उसी को वो रखते थे, बाकी को वो बेसिन में फेंक देते थे।
क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है कि इसीलिए टेस्ट ट्यूब को जो सेंटर थे उन पर गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए ताला लगा दिया था और बाद में बहुत ज्यादा कठिन शर्तों के बाद ही उनको रीओपन किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये चीज भी जन्म से पहले तय की जा सकती है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम यही करते हैं कि माता के ओवम्स के अंदर 22x है, पिता के स्पर्म में 22 जमा, आपको ये बात याद रखनी है, पिता के पास ही वाई क्रोमोसोम होते हैं, माता के पास नहीं होते हैं। तो कभी भी ये बात आ जाए लिंग निर्धारण में कौन अहम भूमिका निभाता है? फादर। फादर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये देख रहे हैं आप, पिता ही तय करेगा कि लड़का हो गया या लड़की। लड़की है तो देख रहे हैं आप, माता के तो हर बार 22x है, 22x है, लड़के में भी लड़की में भी। लेकिन जब लड़का होने वाला है तो पिता का क्रोमोसोमल पेयर बदल गया है, 22 तो ये तय वास्तव में कौन कर रहा है? ये तय करना पिता के ही लिए संभव होगा या कहीं पुरुष के लिए संभव होगा? तो जो लोग कह देते हैं कि नहीं कन्या के लिए उसकी मां जिम्मेदार है, वो गलत बात है, गलत अवधारणा है। साइंस क्या बोल रही है साफ साफ? फादर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर हो गया? जो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपको कभी भी इन बिटवीन कुछ भी ऐसा डाउट है, आप हमारे साथ लाइव चैट में जुड़कर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका जवाब मैं दूंगा और उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यस, वैसे तो आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोग, हमारे मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जमा 23 करके कहें तो याद है ना, टोटल कितने हो गए? 46। यहां भी आप देख रहे हो ये भी 23, ये भी 23, तो कितने हो गए? 46। लेकिन कभी एग्जाम में आपको आ जाए क्या ये 45 भी हो सकता है? बिल्कुल 45 भी हो सकता है और विशेष परिस्थितियों में ये 47 भी हो सकता है। तो ये 45 और 47 का क्या ये आपको समझना है, जरा ध्यान देना है। गुणसूत्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 45 है, इसका मतलब कोई एक पेयर मिसिंग है, यानी इसको होना चाहिए था XX। ये मूल रूप से ये एक लड़की थी, लेकिन इसमें एक पेयर मिसिंग हो गया, तो वो X0 कहा जाएगा या X0 कहा जाएगा। और ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है। कभी भी कहे 45 क्रोमोसोम किस में संभव है? मूल रूप से वो एक महिला थी, लेकिन वो अपने महिला के सारे गुण अब छोड़ चुकी है, यानी वो इम्प्रॉपर बॉडी एंड सेक्स, इसका जो सेक्स है वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और उसका जो भी बॉडी प्रॉपर्टी है वो सब खत्म हो चुकी है। तो इसको नाम दिया जाता है, एक प्रकार का ये सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम का नाम होगा टर्नर सिंड्रोम। क्लियर हो गया? टर्न यानी बदल जाना, वो महिला होकर भी महिला नहीं है और बांझ है वो, और आपको देखने में ऐसा लग सकता है शायद वो महिला है। तो आपको ध्यान देना, थर्ड जेंडर भी दो टाइप के होते हैं, एक मेल डोमिनेट, एक फीमेल डोमिनेट। तो जो फीमेल डोमिनेट थर्ड जेंडर होगा उसमें प्रजनन की शक्ति नहीं होगी, संतान उत्पत्ति की शक्ति नहीं होगी, और उसके शरीर में अगर वो फीमेल डोमिनेट है, महिला डोमिनेट है, तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 45। मैं दोबारा बता रहा हूं, X0 कह लीजिए या 45, ओनली इन फीमेल। एंड इस सिंड्रोम का नाम क्या है? टर्नर सिंड्रोम। एक बात आप लोगों को याद होना है, सिंड्रोम इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज। इसका मतलब जिस स्टेज में हम मेडिकली आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि वो मर जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे एड्स एक प्रकार का सिंड्रोम है, HIV एड्स जो है एक प्रकार का क्या है? सिंड्रोम। यानी जो सबसे पहले हमें लगता है वो क्या होता है? डिजीज। डिजीज के बाद होता है डिसऑर्डर, और फाइनली जब उसका कोई इलाज ना हो तो सिंड्रोम। लेकिन आप लोगों को बात याद रखनी, कई दफा एड्स में भी देखा जाता है लोग 5-5, 6-6 साल तक भी HIV पॉजिटिव होने के बाद बिंदास जीते हैं कई बार, लेकिन वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में उनके प्राण निकल जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि सिंड्रोम का मतलब हम कुछ उसकी मेडिकली हेल्प नहीं कर सकते हैं, तब तक वो जी रहा है, जिस रूप में वो जी रहा है वो जीता रहेगा। तो ऐसे ही अगर किसी को जेंडर में समस्या है तो मेडिकल में उसका कोई क्योर नहीं है। और ऐसे गुणसूत्रों की संख्या अगर 47 हो जाए तो होगा क्या? XY के साथ एक X और लग जाएगा, एडिशनल। क्लियर हो गया? आगे या पीछे एक एडिशनल X और लग जाएगा, और दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर हो गया? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और ओनली इन मेल, ये सिर्फ पुरुषों में होता है। ठीक हो गया? और पुरुष नपुंसक माना जाएगा, यानी वो कभी पिता नहीं बन सकता, अपने सारे प्रजनन के गुण जो है वो खो देगा।
तो मेरी बात याद रखनी, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इम्प्रॉपर बॉडी एंड सेक्स। तो ये 47 में। अच्छा एक चीज और, कभी भी आपको आ जाए एक डिजीज होती है डाउन सिंड्रोम की, जो आजकल बड़े शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बच्चा जो है जो मेल बॉय है उसका जो बुद्धि का विकास है वो नहीं हो पा रहा है। वो किस कंडीशन में होता है? अगर किसी के शरीर में जन्म से 47 क्रोमोसोम है और वो इस पेयर में आते हैं XYY, क्लियर हो गया, Y एडिशनल लग जाता है, तो इसको कहा जाता है एक प्रकार का सिंड्रोम, और इस सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। याद रखना, डाउन सिंड्रोम में उसको मेडिकली जो है उसको आप कह सकते हैं, नॉट मेडिकली, मेंटली वो खत्म हो जाएगा, उसका मानसिक विकास का नहीं होगा। क्लियर हो गया? उसको मंद बुद्धि कह सकते हैं, डाउन सिंड्रोम। इसका आजकल डाउन सिंड्रोम के केसेस बढ़ने का प्रमुख कारण है बहुत अधिक उम्र में विवाह होना। कहते हैं अगर 45-46 साल की उम्र में कोई महिला पहला गर्भ धारण करती है तो उसको डर रहता है डाउन सिंड्रोम संतान का। क्लियर हो गया? तो थोड़ा ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर्स दोनों में संख्या 47 है, लेकिन XYX या XYY, तो Y का डिफरेंस के कारण वो बनता है डाउन सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड आ रही है अभी हमारी। इस स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के बारे में क्या क्या बातें हमें बताई गई, और हम वन लाइनर के रूप में इसको यहां स्टडी कर रहे हैं। तो जेनेटिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता। क्लियर हो गया? आनुवंशिकता यानी जब कोई पैदा हुआ है उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, अगर हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी और के अंदर ट्रांसफर करनी जानी है तो वो हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर है, और वो छेड़छाड़ करके हम कर सकते हैं। ये सारी बातें किसने बताई थी हमें? ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर हो गया? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो कभी भी आपको आ जाए कि आनुवंशिकता का पहला प्रयोग किस फसल पर हुआ, किसने किया? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन पी प्लांट। क्लियर हो गया? मटर के पौधे पर इसने प्रयोग किया था। और क्या प्रयोग किया था आपको हल्का हल्का याद होगा, 9th क्लास में था ये, कि कुछ छोटे पौधे लिए जिसमें दाने ज्यादा थे और कुछ लंबे पौधे लिए जिनमें दाने कम थे बट लंबाई ज्यादा थी, और क्रॉस ब्रीड ऐसी बना दी जिसमें दाने भी ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा, यानी आधी प्रॉपर्टी इसको मैच करवा दी, आधी प्रॉपर्टी उसको मैच करवा दी। तो आज जितनी भी हम लोग फसलें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी पैदावार ज्यादा है, उसमें बहुत बड़ी देन है ग्रेगर जोहान मेंडल की। नॉट ओनली फसलें, हमारी आनुवंशिक बीमारियां जो भी हैं उनमें बहुत बड़ी जानकारी किसके थ्रू आई थी? मेंडल की जेनेटिक्स के थ्रू। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए आनुवंशिकता, जैसे कोई कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है परिवार में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जा रही है, चलती जा रही है, तो ये सारी बातें मेंडल ने बताई थी कि ये विपरीत लिंग में जाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। आप लोगों को याद है ना, कोई भी आनुवंशिक बीमारी आपको आ जाए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस यानी जिसको बोलते हैं वर्ण आंध, ऐसे ही एक बीमारी है आपने शायद सुना हो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। क्लियर हो गया? हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और ये विपरीत में संभावना प्रबल है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सपोज मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ज्यादा संभावना है आया है मेरे माता पक्ष से, यानी मेरे माता पक्ष का माने मेरे मम्मी और उनके फादर यानी मेरे नाना जी की पीढ़ी से मुझे आया है। तो आप लोगों को कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कोई भी आनुवंशिक डिजीज, कोई भी जेनेटिक डिजीज मेनली कम्स टू अपोजिट सेक्स। क्लियर हो गया? मां से किसको चांसेस ज्यादा होंगे? मां से बेटे को चांसेस ज्यादा है, और पिता से किसको चांसेस ज्यादा होंगे? पिता से बेटी को चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप लोगों को यह बात याद रखनी है, कभी भी जेनेटिक डिजीज की बात आए, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है, हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है, कई लोगों को नजला, खांसी, जुकाम, ये सब भी जेनेटिक होता है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए हो कि सर इसको नजला है और ठीक नहीं हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर उसके सिम्टम पूछता है, पूछेगा कि आपके मम्मी जी के सिम्टम बताइए, आपके फादर के सिम्टम बताइए, लेकिन वो पहले हमेशा अगर बेबी बॉय है तो मम्मी के सिम्टम पूछेगा और बेबी गर्ल है तो फादर के सिम्टम पूछेगा। ऐसा इसलिए कि वो जानना चाहता है कि वो आनुवंशिक है, ये खाली आपको बना है। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखनी है। एंड ये कुछ फसलें हैं जो पेपर में आपको कई बार
आरआरबी एनटीपीसी पूछ चुका है, आप चेक कर लीजिएगा पुराने पेपर में। बीटी कपास, क्लियर हो गया, बीटी कपास या जिसको बीटी कॉटन कहते हैं, बीटी कपास हो गया, बीटी आलू हो गया, बीटी बैंगन हो गया, कीटाणु मुक्त संकरण फसलें हैं। ठीक हो गया। इस बीटी का तात्पर्य होगा बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। ठीक हो गया, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। और ये हाइब्रिड क्रॉप्स है और इनका मतलब जिनको कोई पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती है, ना के बराबर। अब तो आपको याद रखना है कि बीटी कपास की विशेषता क्या होगी, जिनको कीड़ा ना के बराबर या कहीं इनको कीड़ा लगता ही नहीं है और इनको कीटनाशकों की जो आवश्यकता है बहुत नगण्य, मामूली सी, बिकॉज ये खुद ही क्या विकसित करती हैं, जहर विकसित करती हैं। तो उसमें एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या, आपको कीटनाशकों का जो प्रयोग है ना के बराबर करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और ये अपने आप में पॉइजन क्रिएट करेंगी, जहर क्रिएट करेंगी। नुकसान क्या है, अगर बीटी कपास के खेत में, बीटी कपास के हरे खेत में कोई गाय या भैंस इसको अधिक मात्रा में चरने के लिए घुस जाए और ज्यादा उसको चर ले, खा ले, तो भैंस के प्राण जा सकते हैं, भैंस और गाय मर सकती हैं। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी बैंगन आदि फसलें, इनकी विशेषता क्या होगी, इनकी विशेषता यही होगी कि इनको कीड़ा नहीं लगता, ये कीटाणु मुक्त फसलें हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आप लोगों को बात याद रखनी होगी और उसका सटीक आंसर देना होगा कि आप बीटी की विशेषता बताएं। भारत में सिर्फ बीटी कपास थोड़ा पॉपुलर हुआ और बाकी ना बीटी आलू ज्यादा चला, ना बीटी बैंगन चला। सबसे बड़ा कारण, भारत एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड में हम आ रहे हैं। अगली स्लाइड में हम लोग जानने वाले हैं कुछ फसलों का सीजन के बारे में। क्लियर हो गया। ये पूछ लेता आप लोगों को कि हालांकि ये आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल सबसे पहले 6-7 क्लास में आया था, बट दुख से कहना पड़ता है कि एग्जाम में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के सीजन के हिसाब से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि रबी की फसलों की तैयारी अब हम लोग करने वाले हैं, यानी 1-1.5 महीने के अंदर ही रबी की बुआई चालू हो जाएगी। रबी यानी अक्टूबर नवंबर से इसको बोना शुरू करते हैं और ये पक जाता है मार्च अप्रैल। तो इसमें कौन कौन सी मेन रबी क्रॉप्स मानी जाती हैं आप लोगों को याद रखना है। इसमें टॉप है जो वो है गेहूं, इन सबका सरताज है जो वो गेहूं है। इसमें फिर चना शामिल है, जौ, मटर, सरसों, एक आपको पता होगा बरसीम जिसको बोलते हैं, चारे के लिए बोई जाती है, एंड एक कमर्शियल क्रॉप तंबाकू, ये भी एक रबी क्रॉप माना जाता है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है ये सारी फसलें रबी क्रॉप मानी जाएंगी। नाउ खरीफ फसलें कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स हम लोगों ने कैसे याद किया था कि चावल खराब ऐसे ऐसे याद किया था। तो चावल की बुआई आपको पता है उमस वाले दिनों में होती है। चावल जब कभी भी बोया जाएगा हमें इंतजार रहता है मानसून का। क्लियर हो गया। और अगर मानसून के समय आपको अच्छी बरसात और उमस मिल जाए, ओहो, फिर कहना क्या है, धान का जो दाना है बहुत मोटा होगा, यानी चावल बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इससे थोड़ा रिलेट करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिन दिनों में ज्यादा होता है उन दिनों में नॉट ओनली राइस, कोई भी आप पौधा लगा लीजिए हरा, कोई भी आप कलम लगा लीजिए, कोई भी आप फूल लगा लीजिए, तुरंत बढ़ता है। तो आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पता होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बैक्टीरिया जल्दी ग्रोथ करते हैं और बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करेगा तो जल्दी जल्दी पौधा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस कराने में सक्षम हो जाता है ज्यादा अगर एनवायरमेंट में नमी है और गर्मी है, यानी ह्यूमिडिटी एज वेल एज टेम्परेचर दोनों होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक कम हो जाए तो फिर बैक्टीरिया जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी उमस नहीं आ पाएगी। आपको पता होगा ये जो अमेज़न के जंगल इतने घने हैं, इसका सबसे बड़ा कारण नमी और गर्मी दोनों वहां बहुतायत में मिलता है। जो सीजन आप लोग यहां पर 2 महीने झेलकर परेशान हो जाते हैं, जुलाई अगस्त चिपचिपी गर्मी, ब्राजील के अमेज़न वाले एरिया में करीब करीब 8 से 9 महीने ऐसी चिपचिपी गर्मी पड़ती है। तो फायदा भी नुकसान भी। नुकसान ये कि उस चिपचिपी गर्मी में उन लोगों को कई बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। फायदा ये कि वो हमेशा ग्रीन बना रहता है। इस अर्थ की मोर देन 40% जो ऑक्सीजन है वो उसी एरिया से बनती है। क्लियर हो गया, अमेज़न के जंगलों से। तो ध्यान रखना आप लोगों को कौन कौन सी फसलें यहां पर हैं जो देखिए जून जुलाई में बोया जाएगा जब सावन आएगा,
और अक्टूबर नवंबर में ये इसका कटाई का समय आ जाता है। यानी जैसे ही खरीफ कटता है वैसे ही रबी की बुआई चालू हो जाती है। तो कौन कौन शामिल है इसमें? धान, क्लियर हो गया, धान या चावल, एंड ज्वार एंड बाजरा, मक्का, मूंगफली, अरहर, मूंग, कपास, सोयाबीन। ज्यादातर दालें आप देख रहे होंगे, वीट जो है, सॉरी वीट कह रहा हूं आपको, ज्यादातर जो हमारी दालें हैं, क्लियर हो गया, दालों को इस सेक्शन में माना, जितनी भी पल्सेस हैं ज्यादातर खरीफ क्रॉप्स में मानी जाती हैं, क्लियर हो गया। और आप देख रहे होंगे प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है सोयाबीन, ये भी खरीफ क्रॉप माना जाता है। इसमें करीब करीब 46% शुद्ध प्रोटीन होता है। तो कभी भी आपको आ जाए कि आपको बॉडी बिल्डर के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहा है, या आपको खुद बॉडी बनाने का भूत सवार हो जाए कि सर मुझे बाइसेप्स बनाने हैं, मुझे भी अपने बाइसेप्स 25 इंच करने हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको हाथ धोकर पीछे पड़ना पड़ेगा सोयाबीन या कोई भी प्रोटीन फूड के। हालांकि जिम वगैरह जब जाते हैं तो जिम के जो ट्रेनर है कई अलग अलग बातें बताते हैं कि आप ये खाएं, आप अंडे खाएं, ये खाएं, वो खाएं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन की दाल में होता है और किसी में नहीं होता है। सबसे ज्यादा 46%, यानी अगर आप 100 ग्राम दाल ली अपने सोयाबीन की, उसमें 46 ग्राम शुद्ध प्रोटीन मिलेगा आपको, क्लियर हो गया, जो किसी भी और सोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी और सस्ता भी है, मतलब उसके कंपेयर में जितने प्रोटीन के टॉनिक्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आपको बात आती है अभी जायद क्रॉप्स की। इंग्लिश में इसको एक नाम और देते हैं, जेड क्रॉप्स भी कह देते हैं। जैसे यहां लिखा है जायद क्रॉप्स, ऐसे इसको शॉर्ट में कह देते हैं जेड क्रॉप्स। ध्यान देना है, ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, ये वास्तव में अरबी शब्द हैं, क्लियर हो गया। जैसे मुगल कालीन समय तक ये बहुत पॉपुलर हुए और उसके बाद इसका एज इट इज हिंदी में उसका इस्तेमाल करने लगे, और फिर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के समय भी इसका इस्तेमाल करने लगे। तो ध्यान रखना आप लोगों को, ये रबी और खरीफ क्रॉप्स मूल रूप से अरबी शब्द हैं। इसी प्रकार से जायद जेट क्रॉप जो है, कभी भी कहते हैं कि ये कौन से सीजन में बोया जाता है, ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। मार्च अप्रैल से मई जून का इसका सीजन है जायद क्रॉप्स का, और ज्यादातर ये उस एरिया में बोया जाता है जो किसी नदी का किनारा है, तट है, रेतीला इलाका है, जहां पानी मिल जाएगा आपको। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये इसमें क्यूकम्बर शामिल है, क्लियर, पंपकिन है, लोबिया है, टमाटो एंड मेलन एंड वाटरमेलन, यानी खरबूज, तरबूज, कद्दू, घिया, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें, टमाटर, खीरा, ये सब किस में आता है आपको? जेड क्रॉप्स में। आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, जेड क्रॉप्स, अगर जैसे मैं फिलहाल जहां लेक्चर ले रहा हूं, स्टेट है हरियाणा, तो यहां पर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जेड क्रॉप्स हैं वो मिलती हैं सिरसा में। सुनने में हैरान परेशान करता है, लेकिन ये बात सही है। सिरसा का जो एरिया है वो दलदली है, और वहां पर बहुतायत में आपको खीरा, ककड़ी, ये सब बहुतायत में होता है, और ये जेड क्रॉप्स के कारण ये डोमिनेट कर जाता है, लीड कर जाता है। यस, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको रेलवे ने पूछे हैं कि भारत में गायों का नाम ज्यादा है या भैंसों का नाम ज्यादा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बेशक से हम कुछ भी कहें कि हम गौ की बहुत इज्जत होती है भारत में, गाय की बहुत इज्जत है, लेकिन वर्ल्ड परसेंटेज के हिसाब से भारत में वर्ल्ड की सिर्फ और सिर्फ 15.4% काऊ है, क्लियर हो गया। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए दुनिया की कितनी प्रतिशत गायें भारत में है, वर्ल्ड्स 15.4 काउज आर इन इंडिया। और आपको एक बात और याद रखनी है, कभी भी आपको आ जाए भारत की जो सबसे बढ़िया नस्ल मानी जाती है दूध के लिए, देसी नस्ल, वो है साहिवाल, क्लियर हो गया, साहिवाल। इसका रीजन भी अच्छा खासा बड़ा एरिया है, और दूध में भी बहुत बढ़िया दूध देती है ज्यादा मात्रा में, और कोई सबसे बड़ी बात, कोई मेंटेनेंस ज्यादा नहीं मांगती है, क्लियर हो गया। इसका कभी आपको ओरिजिन कहे, कौन सा ओरिजिन की है ये मिलती है आपको वेस्टर्न यूपी, क्लियर हो गया, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एंड ईस्टर्न राजस्थान, क्लियर हो गया, ईस्टर्न राजस्थान। तो इस एरिया में बहुतायत में साहिवाल गाय मिलती है। और इसके अलावा कभी कहे दूसरी और कौन सी पॉपुलर ब्रीड है, वो है गिर नस्ल की गाय, ठीक हो गया, साहिवाल है, गिर है, और भारत की एक और प्रसिद्ध है सिंधी काऊ, सिंधी गाय, ये भी बहुत ज्यादा दूध देती है। हालांकि और अलग अलग कई ब्रीड हैं, लेकिन वो दूध के मामले में टॉप नहीं करती हैं। तो कभी भी आपको कहे भारत की सबसे बढ़िया और काफी बड़े एरिया में पाई जाती है वो कौन सी गाय है, साहिवाल। एंड गिर का जो मेन एरिया है वो ज्यादातर गुजरात के एरिया में मिलती है। आपने सुना होगा गुजरात में एक एरिया है जूनागढ़,
तो जूनागढ़ के आसपास गिर नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, जो टाइगर के लिए फेमस, नॉट टाइगर, लॉयन के लिए फेमस है। क्लियर हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेरों के लिए जाना जाता है। यहां पर गिर नस्ल की गायें भी होती हैं जो बहुत दूध देती हैं। और सिंधी, हालांकि सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया था पार्टीशन के समय, दुर्भाग्य से बंटवारे में चला गया था, लेकिन सिंधी गायें आज भी भारत की कई रिसर्च लैब है जो इनको संख्या में बढ़ा रही है। जैसे बैंगलोर की लैब है जो, यानी कर्नाटका में बहुतायत में मिलती है सिंधी गायें। एंड इसी प्रकार से इलाहाबाद वाला इलाका यानी ईस्टर्न यूपी में भी सिंधी गायें पाई जाती हैं। एंड गुवाहाटी यानी असम में भी सिंधी गायें बहुतायत में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, बेस्ट ब्रीड फॉर काउ इज साहिवाल, एंड देन गिर, एंड देन सिंधी। उसके बाद अब आती है बात भैंसों की। तो हमारा नाम भैंसों में कितना है, 57% बेफेलोज आर फ्रॉम इंडिया। यानी अगर आप पूरी दुनिया की भैंसें इकट्ठे कर दें एक हॉल में, आपने 100 भैंसें इकट्ठी करी हैं तो आपको 57 भैंसें मिलेंगी भारत की। ठीक है, तो ध्यान रखना है 57% बेफेलो आर इन इंडिया। और भारत की सबसे बढ़िया किस्म की जो भैंस है उसका नाम है मुर्रा। क्लियर हो गया, ध्यान रखना है, मुर्रा नस्ल की भैंस भारत में सबसे अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा नीली रावी, नीली रावी का जो मेन एरिया है वो रावी नदी किनारे यानी पंजाब, फिरोजपुर, उसका मेन ओरिजिन माना जाता है। मुर्रा नस्ल का वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, मुर्रा का ओरिजिन भी वही है जो साहिवाल गाय का है। क्लियर हो गया, तो करीब करीब मुर्रा नस्ल एंड साहिवाल गाय का ओरिजिन क्षेत्र जो है, रीजन जहां बहुतायत में मिलती है, वो सेम माना जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन जो आपको पूछ सकता है, हमारी अधिकतर जो भी फसलें होंगी, आप लोगों को याद है टेक्निकली इनको क्या माना जाता है, एक प्रकार का भ्रूण माना जाता है या एंडोस्पर्म माना जाता है। जैसे मां के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, ऐसे ही अनाज का दाना, हमारा गेहूं का दाना, चावल का दाना, बाली में जो गेहूं का दाना पैक है, ये दाना एक प्रकार का क्या है, स्पर्म, एंडोस्पर्म। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, अधिकतर अनाज फसलें क्या है, एक प्रकार का भ्रूण पोष और एंडोस्पर्म। ठीक हो गया। और इनको आप ट्रू फ्रूट भी कह सकते हैं। ट्रू फ्रूट का मतलब ये होगा जहां पर स्पर्म्स और ओवम मिलते हैं। जैसे एप्पल को हम फेक फ्रूट कहते हैं, बिकॉज एप्पल का जो बीज वाला पार्ट है वो तो हम फेंक देते हैं, उसको हम खाते ही नहीं है। लेकिन जहां पर हम उन बीजों को खा रहे हैं वो हमारे ट्रू फ्रूट माने जाएंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ रहे हैं एवोल्यूशन के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों जेनेटिक्स के बारे में, यानी जो मुझे बाय बर्थ जो प्रॉपर्टी मिली है, अगर वो प्रॉपर्टी मेरे जीन्स के अंदर है, मैं किसी को देना चाहूं तो वो मेरे डीएनए के जरिए ही आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी इस प्रकार की बातें आती हैं कि हमारे शरीर में कोई आनुवंशिक बीमारियां हैं, ये सब किसकी देन है, ग्रेगर जोहान मेंडल की। क्लियर हो गया, ग्रेगर जोहान मेंडल की। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा अलग है और आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस सीखना है। एवोल्यूशन इज डिफरेंट, जेनेटिक्स इज डिफरेंट, यानी विकासवाद अलग चीज है और जिसको आप बोलते हैं आनुवंशिकता अलग चीज है। तो वो क्या है समझते हैं। तो शुरुआत करें अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। तो कह रहे जैविक जो जैव विकासवाद है का सबसे पुराना सिद्धांत 1809 ईस्वी में लेमार्क ने दिया। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय लेमार्क इन 1809 एडी। आप लोगों को याद है ना, 1809 में जैव विकास का सबसे पुराना सिद्धांत आया था और वो किसने दिया था, वो हमें दिया था लेमार्क ने। क्लियर हो गया। और आप लोगों की बात और याद नहीं है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी शब्द है, ये भी किसका दिया हुआ है, लेमार्क का। किसका दिया हुआ है, लेमार्क का। लेकिन एक बात दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, बायोलॉजी का फादर जो है वो एरिस्टोटल को माना जाता है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। लेकिन जीव विज्ञान जो है वो शब्द किसका दिया हुआ है, लेमार्क का। तो ये दो अलग अलग प्रश्न है और दोनों अलग अलग प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बी प्रिपेयर। ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट थ्योरी जो एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन यानी हम जहां रहते हैं वहां रहते 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 बड़े लंबे समय के बाद हम वहां के लिए अनुकूल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, ये एडेप्टेशन थ्योरी कहलाती है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और इसकी सबसे पहली थ्योरी, ओल्डेस्ट थ्योरी आई थी 1809 एडी में। ठीक हो गया। और कौन सी सेंचुरी है, 19 सेंचुरी। आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी।
कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, पेपर में आपको आ जाए कि वो कह रहा है 1801, इसका मतलब वो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक हो गया। और लेमार्क ने कहा क्या था उसको समझते हैं जरा। लेमार्कवाद लेमार्किज्म। लेमार्क ने कहा अंगों का आकार प्रयोग के अनुसार घटता और बढ़ता है। क्लियर हो गया? आपको तो ध्यान देना है, जिस अंग का प्रयोग ज्यादा हो रहा है उसकी साइज में इंक्रीमेंट आ रहा है, और अगर अंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, मिसाल के तौर पर हमारी पूंछ, कभी आज के सैकड़ों साल पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, तो पूंछ थी, उपयोग होता था हम पेड़ पर जाना आना, यानी बिकॉज जो हमारा नाम दिया गया होमोसेपियंस। होमो एक प्रकार का नर वानर होता है, बंदर को कहा जाता है, बड़े बंदर, और उनमें सबसे समझदार बंदर हम हैं, सेपियंस। तो कहते हैं होमोसेपियंस पहले अति प्राचीन काल में पेड़ों के ऊपर रहा करते थे और पूंछ का भरपूर इस्तेमाल करते थे। फिर धरती में जो बड़े जानवर थे, डायनासोर जैसे, किसी कारणवश वो मारे गए, और वो जब मारे गए तो हमारा डर खत्म हो गया और हम जमीन में आना हमने शुरू कर दिया, और जब जमीन पर ज्यादा रहने लगे तो हमारा पूंछ का इस्तेमाल कम होने लगा और कम होने लगा। तो वही बात बताना चाह रहा है कि साइज ऑफ ऑर्गन, यानी हमारे पूंछ का जो आकार है धीरे धीरे घटने लगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड्स अपॉन देयर यूजेस। अब यूज नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात किसने बताई थी? लेमार्क ने। इसी को कहा जाता है लेमार्कवाद, लेमार्किज्म। ठीक हो गया। और इसका जो प्रमाण माना जाता है, कई वैज्ञानिक कहते हैं कि बिल्कुल पूंछ थी हमारी। इसका प्रमाण क्या माना जाता है? एक जो नस रह गई है अभी भी, छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट में, आपने अगर पढ़ा हो, एक नस जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जनरली 8 इंच तक हमें परेशान नहीं करता। क्लियर हो गया? 8 इंच तक अगर वो है, आपको पता है ये 3 इंच 6 इंच, तो 8 इंच तक अगर ये होगी तो परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर ये इससे बढ़ना शुरू कर दे तो फिर ये परेशानी का कारण बन जाती है। तो जिस भी व्यक्ति में ये 8 इंच से बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है किसी को नहीं पता, किसी किसी को ये 30-30 इंच की लंबी हो जाती है, यानी काफी लंबी हो जाती है, और इस कंडीशन में फिर छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ में भयंकर पीड़ा होती है, और कई बार तो ये दो जोड़ जो है टूट भी जाता है। क्लियर हो गया? तो जान पर बन जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अपेंडिक्स का कोई काम ना होने के बावजूद भी ये नस यहां है, तो ये प्रमाण है कोई ना कोई ऐसे अंग भी हमारे शरीर में अब रह गए, उनके निशान, जो कभी हम उपयोग किया करते थे। तो शायद ये उसी पूंछ के सिग्निफिकेंस को दर्शाता है जो लेमार्क ने हमें पुरानी थ्योरी में बताया था। यस, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। कभी एग्जाम में आपको आ जाए जैव विकास की सबसे पुरानी थ्योरी, वो दी थी लेमार्क ने, लेकिन जैव विकास की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी थ्योरी, यहां लिखा हुआ है जैव विकास का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध सिद्धांत, बिगेस्ट, क्लियर हो गया, ध्यान रखना, बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन was given by Charles Darwin in 1859 AD। क्लियर हो गया? चार्ल्स डार्विन ने। तो आप लोगों को याद रखना है, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के हिसाब से अनुकूल हो जाते हैं, और यह अनुकूलता का नियम हमें किसने बताया था? सबसे पहले बात करेगा तो लेमार्क, और सबसे फेमस थ्योरी की बात करेगा तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और इसकी थ्योरी के अलग अलग नामों के हिसाब से ही पूछ लेता, कई बार आपको थ्योरी के नाम दे देगा कि बताइए ये किसकी दी हुई ये थ्योरी है। तो डार्विन की थ्योरी के नाम भी मैं आपको बता दूंगा, 4 अलग अलग नामों से जाने जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके शिप का नाम भी एग्जाम में आपको पूछा एक बारी कि डार्विन के जहाज का नाम क्या था। डार्विन ने सबसे पहले कौन से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया, वो भी हम यहां देख लेते हैं। यस, तो डार्विन बात क्या कहता है? डार्विन ने कहा किसी भी जाति के 2 जीव सदैव किसी न किसी रूप में असमान होंगे। एनिमल्स इन अ सेम स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम एनी काइंड। और आपको पता होगा आपके चैप्टर में ये बात जब बताई गई थी तो इसने जिराफ के ऊपर बात बताई थी डार्विन ने, कि जो वो बोला इससे पहले वाला साइंटिस्ट यानी लेमार्क कहता है कि यार जिराफ सारे एक जैसे होते थे, और फिर उसके बाद उस एरिया में पत्ते कम हुए तो जिराफ को ऊंचे पत्तों को खाना पड़ता है, इस कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। डार्विन बोला ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही उस जाति के 2 अलग अलग टाइप के जिराफ हुआ करते थे, एक बहुत लंबी गर्दन वाला और एक थोड़ी छोटी गर्दन वाला। और क्योंकि छोटी गर्दन वाले जिराफ को ज्यादा खाने के लिए मिला नहीं तो वो खत्म हो गया, और बड़ी गर्दन वाले को खाने के लिए काफी कुछ मिल गया, इसलिए सर्वाइव कर गया।
तो आप लोगों को बात याद रखनी है, डार्विन की थ्योरी थी कि एक स्पीसीज में भी बहुत वैरायटी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन जो इनसे पहले साइंटिस्ट आया यानी लेमार्क, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, वो एक ही हो सकता है, एक स्पीसीज में अलग अलग जो स्पीसीज जो काइंड के वेरिएशन है वो आने वाले नहीं है। तो इसका घोर विरोधी था डार्विन। तो ध्यान रखना है, काफी हद तक ये थ्योरी में जच रही है कि बिल्कुल जिराफ के पहले ही दो अलग अलग प्रकार थे, और क्योंकि ये ज्यादा ऊंची की पत्तियां खा सकता था वो सरवाइव कर गया और जो ये जिराफ था वो नहीं सरवाइव कर पाया। तो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, डार्विन ने कभी कहे किस एनिमल पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया? डार्विन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन रैट टेल। डार्विन का पहला प्रयोग किस एनिमल पर हुआ? चूहे की पूंछ पर हुआ। यानी आपको पता है ये जो लेमार्क ने बात बताई थी इंसानों की पूंछ की, तो डार्विन के दिमाग में वही बात खटक रही थी बार बार, पूंछों की पूंछों की। कहता है यार पूंछ का इस्तेमाल नहीं होगा तो खत्म कैसे हो जाएगी? तो इसने क्या किया, कुछ चूहे लिए, चूहों की पूंछ काट दी। कहता अगर चूहों की पूंछ नहीं तो इस्तेमाल भी नहीं करेंगे वो, तो आने वाली पीढ़ियों को पूंछ छोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा उसने कई पीढ़ियों तक ऐसा किया, लगातार वो ऐसा करता रहा कि कुछ चूहे लिए और उनके अगली पीढ़ी का इंतजार किया, फिर अगली पीढ़ी का इंतजार किया। लेकिन डार्विन ने जब 4-5 पीढ़ी तक भी ऑब्जर्व किया तो उसने देखा पूंछ में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जितनी बड़ी पूंछ थी उतनी बड़ी पूंछ है। तो डार्विन ने इस प्रूफ से यह साबित कर दिया कि लेमार्क की सारी बातें करेक्ट नहीं है और डार्विन की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि डार्विन का पहला प्रयोग चूहे की पूंछ पर हुआ और डार्विन के जहाज का नाम क्या था? डार्विन शिप नेम वाज बीगल। क्लियर हो गया? डार्विन के जहाज का नाम था बीगल। बीगल का मतलब होता है एक प्रकार का उड़ने वाला पक्षी जो बहुत तेज उड़ता है। तो डार्विन के जहाज का नाम भी एनसीईआरटी में है, तो आपको ध्यान देना है, और ये पूछा भी जा चुका है। यस, डार्विन के सिद्धांतों को हमने यहां पर 4 अलग अलग लाइनों में, सिर्फ आपको लाइनों का नाम ये पता होना चाहिए। अगर आप कहेंगे मैं आपको थोड़ा डिटेल भी बता दूंगा, बट मेनली एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ ये नाम पूछता है। जैसे क्वेश्चन आया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। यानी आप जिस एरिया में रहते हैं आप उस एरिया में प्राकृतिक चयन है आपका। जैसे हम सब के पूर्वज कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से, यानी जो आपका आज का ईरान इराक है वहां से आए। तो कुछ लोग यहां बस गए, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब हरियाणा आगे चले गए, फिर और आगे चले गए, ऐसे दक्षिण तक चले गए। तो जिस एरिया में आप रहने लगे वहां के हिसाब से आप अनुकूल हो गए, तो ये हमारा चयन था, उस हिसाब से हम ढल गए। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, हम जहां रहते हैं वहां अनुकूल हो जाते, सब बातें डार्विन ने बताई। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी जो अपने आप को बचाए रखने के लिए जब तक फाइट करेगा और जब तक संघर्ष करेगा उसके सरवाइव होने के जो चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को याद होना है, इसका बेहतरीन एग्जांपल रहेगा जैसे कबूतर है। कबूतर ने अपने आप को बचाए रखने के लिए हर तरह से एडजस्ट किया है, और उसको जैसे भी एडजस्ट करना होता है वो पहले पेड़ों पर रहता था, अब वो घरों में रह रहा है, बिल्डिंग में रह रहा है, कहीं भी रह सकता है। तो इसी प्रकार से इंसानों में भी जो अलग अलग प्रकार की टेंडेंसी है स्ट्रगल करने की, वो उनको सर्वाइव करने में मदद करती है। आप लोगों को याद होना है, एक होता है सामर्थ्यवान का जीवन, एक होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो ये कौवे बढ़ रहे हैं, कौवों ने कोई ये हाथ जोड़ने वाला प्रिंसिपल नहीं अपनाया है। कौवों का सिंपल प्रिंसिपल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर हो गया? तो ये भी एक जीवन जीने का तरीका, और ये भी। तो कबूतर जीता है इस प्रकार से और कौवा जीता है इस प्रकार से, यानी वो इंसानों पर हमला करने पर भी नहीं चूकता है। कौन? कौवा या मकैक बंदर। सामर्थ्यवान का जीवन। तो दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, बट दोनों में काफी बड़ा फर्क है, और दोनों ही किसकी देन है? चार्ल्स डार्विन की देन है। नाउ फोर्थ इज व्हाट? उपयोगी गुणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एडेप्टिव ट्रेंड्स। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए गुण होगा उसको हम अगली पीढ़ी को देंगे और बाकी गुणों को हम निरस्त कर देंगे, भूल जाएंगे, भुला देंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कई एनिमल्स ने नए नए गुण विकसित कर लिए हैं। जैसे कभी कहते हैं कि भालू ने किसी डंडी से शहद निकालना सीख लिया है, बंदर ने ब्रिज खोलना सीख लिया है। नए नए जितने गुण हैं ये अपनी आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते जाते हैं। मनुष्यों ने भी कई नई चीजें सीख ली हैं, पुरानी चीजें भुला दी हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम
खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा करना जरूरी है समय के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं उपयोगी गुणों की वंशागति। और ये चारों ही थ्योरी किसकी देन है? चार्ल्स डार्विन की। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस क्लास के भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ आज की क्लास को भी रिलेट करते होंगे। तो इसमें कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी। मैंने आपको आज की क्लास में बताया था और आप जो भी जुड़े हैं आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि शरीर में जब लगी चोट को मरम्मत करने हेतु सेल विभाजन का प्रयोग होता है तो कौन से विभाजन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको चोट लगती है तो उसमें बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरली हमारी बॉडी में मोर देन 90% जो डिवीजन सेल्स होंगे वो मायोसिस माने जाएंगे, यानी मेल फीमेलिक उसको आवश्यकता पड़ती है, सेक्स ऑर्गन रिक्वायर्ड। लेकिन जब बात होगी इंजरी की, रिपेयर वर्क की, तो बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस की बात होगी। इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि माइटोसिस जो है वो बहुत फास्ट होता है एंड मियोसिस एज कंपेयर टू माइटोसिस काफी धीमा होता है। ठीक हो गया? बिकॉज इसको कोई मेल फीमेल जो है अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है माइटोसिस को, और मियोसिस को आवश्यकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हु फर्स्ट सिंथेसाइज। ये कल क्लास में हमने डिस्कस किया था और अगर आप में से किसी ने कल क्लास लगाई है तो वो बिल्कुल जवाब दे देगा। हु फर्स्ट सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूं, एक होता है डीएनए की खोज, एक होता है डीएनए बनाना। ठीक हो गया? तो एक डीएनए की खोज के बारे में नहीं कह रहा वो कह रहा है कि डीएनए को सबसे पहले लेबोरेटरी में किसने सिंथेसाइज किया था, बनाया था, और ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो गया? तो क्या वो मिलर थे, क्या वो खुराना थे, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना, क्या वो डी ब्रीज थे, क्या वो कैल्विन थे? ध्यान रखना है डीएनए को बनाने वाला एक इंडियन था, और आपको हिंट मिल गया होगा इंडियन था तो फिर यहां पर खुराना ही है, हरगोविंद खुराना। इंडियन तो थे मूल रूप से, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो किसके कोटे में गया था? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है इन्होंने आरएनए की मदद से क्या बना दिया? डीएनए। यानी कमाल हो गया था इनकी सोच पे। दुनिया ने भारत को भी रिकॉग्नाइज किया, भारत को भी पहचाना कि भारत की बुद्धि कितनी कमाल की होती है कि एक ऊन के जरिए हमने पूरी की पूरी भेड़ को रिप्रोड्यूस करने की जो आज टेक्नोलॉजी हासिल की है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है एक इंडियन साइंटिस्ट का जिसका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर हो गया? आरएनए, आपको जब भी कहता है कोई आरएनए का मतलब प्रोटीन पार्ट, और आपके शरीर से जो भी झड़ रहा है, गिर रहा है, ये सब क्या है? प्रोटीन। ये नाखून क्या है? प्रोटीन। मेरे बाल क्या है? प्रोटीन। स्किन का अपर पार्ट भी झड़ रहा है, क्या है? प्रोटीन। लेकिन आप इसको खाने मत बैठ जाना, ये आपके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। सारा प्रोटीन हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए को किसने सिंथेसाइज किया, डीएनए को किसने बनाया, तो डीएनए को बनाने वाला साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टू थ्रेड्स ऑफ डीएनए आर बाउंड। जो ये मैंने कल आपको बताया था डायग्राम में, जो डीएनए के दो धागे जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया? आपको पता होगा डीएनए में डबल थ्रेड होती है और आरएनए में सिंगल थ्रेड होता है। तो बोल रहा है ये दो स्ट्रैंड या दो धागे हैं, ये जुड़े हुए हैं किससे? बाय कोवलेंट बॉन्ड से, बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स से, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बाय कमर्शियल फोर्सेस, जैसे वंडरवाल फोर्सेस। जैसे आपको पता होगा ये जो छिपकली है, छिपकली दीवारों पर चिपक जाती है, एक टांग पे झूल जाती है, इसको बोलते हैं हम वंडरवाल फोर्सेस। क्लियर हो गया? इसके पैर के नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे वो एक सक्शन की तरह एक पैर पे ही लटक जाती है। तो ये सब वंडरवाल फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर डीएनए में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर हो गया? कोई भी जब आप रबिंग करते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है,
और यही कहलाता है स्टैटिक, यानी उसके अंदर कोई करंट मूवमेंट हम बिजली से नहीं दे रहे हैं, वो स्थिर है अपनी जगह पर चार्ज, और वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल फोर्स पैदा करता है। ठीक हो गया। जैसे मैंने अपने सर से कोई कंघी रगड़ी और मैंने कागज के टुकड़े के नजदीक लेकर आया, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड कोवलेंट बोल्ट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयरिंग भी नहीं है, सिंपली ये हाइड्रोजन बॉन्ड का इस्तेमाल करता है जहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। ठीक हो गया। और इसमें आपने पढ़ा होगा ए का साथी टी है तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी का साथी सी है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हुआ आप लोगों को। एडिनोसिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये सारे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोगों को याद रखना है, चाहे डीएनए एग्जाम में आपको आ जाए, चाहे आरएनए एग्जाम में आ जाए, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है जेनेटिक यूनिट्स आर जीन्स। जो आपका आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, केंद्रकीय झिल्ली में, जो केंद्रक है उस झिल्ली में क्या ये मौजूद होते हैं। और इन सेल आर्ट, कोशिका कला में रहते हैं, क्या ये लाइसोसोम में रहते हैं या ये क्रोमोसोम में रहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, वो ठीक बात है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के अंदर रहते हैं। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, बिकॉज क्रोमोसोम या हमारा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है और केंद्रीय झिल्ली में भी मौजूद होता है, नॉट केंद्रीय झिल्ली, केंद्र के अंदर वाला पार्ट। तो आपको इसीलिए इस दोनों में पहले और चौथे में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर रहना है। सीधा आंसर रहेगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम नॉट ओनली न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी 1% मौजूद रहता है। 99% डीएनए आपका न्यूक्लियस में है और 1% आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपका जीन है, आपका क्रोमोसोम, आपका डीएनए, ये क्रोमोसोम तो रहता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, और इस क्रोमोसोम के अंदर रहता है आपका डीएनए। क्लियर हो गया। और डीएनए जिस पैकेट में, उसका नाम क्या है, जीन। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका जो आनुवंशिक गुण है, वो सब कौन तय कर रहा है, ये जीन्स तय कर रहा है। तो हो सकता है आजकल तो लोग जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, आने वाले समय पर इस प्रकार की कोई जीन कुंडलियां भी मिलाएंगे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे नेचर के बारे में बता देगा कि ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर जीन का है तो ये साइंटिस्ट बन सकता है, ये आर्मी कमांडर, शरीर इसका बड़ा होगा, ये बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो ये कमाल का प्रॉपर्टी है। और काफी चीजें इस प्रकार की ब्रिटेन में इस्तेमाल भी हो रही हैं। जैसे वहां पर कोई जो बैंक होते हैं, जीन बैंक, वो जीन बैंक के जरिए जान जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो जीन होगा ये इस चीज के लिए, ये पर्टिकुलर जीन है वो इस चीज के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आ रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। क्लियर, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। और जो भी लास्ट क्लास को नहीं देखे हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास आप जरूर देखें, बिकॉज हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये क्लास ऐसी ना लगे कि नहीं यार सिर्फ एक पार्ट सर ने कवर किया है, इंटीग्रेटेड क्लास नहीं है। हम क्लासेस को रिलेट करते चलेंगे ताकि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनके मन में जिज्ञासा जाने की यार पुरानी क्लास भी देखनी है और अब अगली क्लास भी देखनी है। अगली क्लास के बारे में मैं आपको बता दूंगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर और उनके डिजीज के बारे में, कौन कौन सी वो हमें बीमारियां करते हैं। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का प्राथमिक काम क्या होता है, कि क्या काम करता है? क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है यानी प्रकाश संश्लेषण? क्या ये रेप्लिकेशन करता है यानी एक की दूसरी कॉपी तैयार करता है? क्या ये ट्रांसलेट यानी अनुवाद करता है, किसी चीज को बदलता है? क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है? याद रखना, आपको कभी भी बात आएगी राइबोसोम की, आरएनए की, तो ये प्रोटीन बनाता है, चाहे वो कह दे राइबोसोम या वो कह दे आरएनए। तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग आपके सारे डाउट लेंगे, वायरस बैक्टीरिया के बारे में सारी डिजीज कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।